नमस्कार, टीवी 9 के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं मोहित मल्होत्रा। आइए आपको बताते हैं पंजाब, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश की 5 बड़ी खबरें। चंडीगढ़ में पंजाब के वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा के सरकारी आवास के बाहर शनिवार को जमकर हंगामा हुआ। दरअसल 180 ईटीटी टीचर्स अपनी मांगों को पूरा करवाने के लिए अचानक से वित्त मंत्री के घर के बाहर शनिवार की सुबह पहुंच गए और इस दौरान उन्होंने प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। टीचर्स के प्रदर्शन करने की जानकारी मिलने के तुरंत बाद चंडीगढ़ पुलिस भी हरकत में आई और आनन फानन में आसपास मौजूद चंडीगढ़ पुलिस के जवानों और क्विक रिस्पांस टीमों को मौके पर भेजा गया और प्रदर्शनकारी टीचर्स को वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा के घर के बाहर से हटाया गया। बताया जा रहा है कि ईटीटी टीचर्स पिछले कुछ सालों से लगातार अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं और जब उन्हें लगा कि अब उनकी मांगें सरकार नहीं मानने जा रही है तो ऐसे में नाराज़गी दिखाते हुए वो शनिवार की सुबह अचानक ही चंडीगढ़ में वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा के घर के बाहर पहुंच गए। ये जो सरकारी आवास है वो वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा का सरकारी आवास है। इसी घर के बाहर ही करीब 180 के आसपास ईटीटी टीचर्स अपने परिवार और बच्चों के साथ बैठ गए और पंजाब सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। हालांकि बाद में चंडीगढ़ पुलिस ने प्रदर्शन कर रहे इन टीचर्स को हरपाल सिंह चीमा के घर के बाहर से हटा दिया और इनको हिरासत में ले लिया गया। बताया जा रहा है कि टीचर्स अपनी मांगों को लेकर लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। टीचर्स ने भर्ती प्रक्रिया में कथित गड़बड़ी के लिए विभागीय क्लर्क को जिम्मेदार ठहराते हुए निलंबन की मांग की है। उनका कहना है कि लंबे वक्त से वो जो आरोपी क्लर्क है उसको निलंबित करने की मांग कर रहे हैं, लेकिन पंजाब सरकार ऐसा नहीं कर रही है। इसके साथ ही 180 के आसपास एलिमेंट्री टीचर्स ट्रेनिंग यानी ईटीटी टीचर्स ने ये भी मांग की है कि भर्ती प्रक्रिया से जुड़े विवादों को जल्द से जल्द सुलझाया जाए। उनका कहना है कि वो अपनी मांगों को लेकर सरकार से न्याय की गुहार लगा रहे हैं और 2021 से लगातार वो प्रदर्शन कर रहे हैं। पंजाब में आम आदमी पार्टी के सत्ता में आने से पहले ये प्रदर्शन चल रहा है और आम आदमी पार्टी के नेताओं ने उनकी मांगों पर गंभीरता से विचार करने की बात भी कही थी, लेकिन अब सत्ता में आने के बाद उनकी आवाज़ नहीं सुनी जा रही है। टीचर्स का प्रदर्शन काफ़ी देर तक चलता रहा, काफ़ी हंगामा हुआ। बाद में चंडीगढ़ पुलिस के जवानों ने मौके पर पहुंचकर टीचर्स को हटाया। प्रदर्शन कर रहे टीचर्स में काफ़ी महिलाएं भी थी, इसी वजह से चंडीगढ़ पुलिस की महिला कर्मियों को भी मौके पर बुलाया गया और इन महिला टीचर्स को हटाया गया। प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया कि पुलिस ने उन्हें जबरन वहां से हटा दिया है, जबकि वो कोई तोड़फोड़ या हंगामा करने नहीं बल्कि वित्त मंत्री के घर के बाहर बैठकर अपनी बात रखने के लिए आए थे। टीचर्स का ये भी आरोप है कि उन्हें 2016 में भर्ती किया गया था, लेकिन भर्ती प्रक्रिया में कथित खामियों का हवाला देकर बाद में बर्खास्त कर दिया गया था, जिसके बाद अदालत के आदेश पर उन्हें दोबारा से बहाल किया गया। टीचर्स ने यह भी आरोप लगाया है कि आम आदमी पार्टी सरकार ने विभाग के एक क्लर्क को बचाते हुए उन्हें बहाल कर दिया है, जबकि जो भर्ती संबंधी पूरी धांधलियां हुई थी वो इसी क्लर्क के द्वारा की गई थी। टीचर्स ने यह भी कहा कि बाद में एक IAS अधिकारी की रिपोर्ट में भी ये साफ हो गया था कि पूरा विवाद संबंधित क्लर्क की गलती के कारण हुआ है और इससे 180 ईटीटी टीचर्स के भविष्य पर खतरा बन गया था। इसके बावजूद उन्हें अब तक न्याय नहीं मिला है और ना ही निलंबित जो क्लर्क है जिसको निलंबित करने की मांग टीचर्स उठा रहे हैं उसको पद से हटाया गया है या उसके खिलाफ कोई विभागीय कार्रवाई की गई है। इस पूरे मामले को लेकर टीचर्स ने काफ़ी जोरदार प्रदर्शन किया और कहा कि न्याय की मांग वो लगातार उठाते रहेंगे। जो आरोपी क्लर्क है वो एक तरह से तानाशाह बनकर विभाग में बैठा हुआ है और क्लर्क ने अपने लोगों को फ़ायदा पहुंचाने के लिए भर्ती प्रक्रिया में बड़ा घोटाला किया, जिसकी वजह से 180 ईटीटी टीचर्स की नौकरी पर, उनके भविष्य पर तलवार लटक गई थी। सीधे तौर पे टीचर्स ने कहा है कि वो पिछले 10 वर्षों से लगातार अपने अधिकारों और न्याय के लिए संघर्ष कर रहे हैं और अब वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा के घर के बाहर पहुंचे हैं और वो मांग करते हैं कि उनकी मीटिंग जल्द से जल्द मुख्यमंत्री भगवंत मान के साथ करवाई जाए, नहीं तो आने वाले दिनों में वो अपने आंदोलन को और भी तेज करेंगे। पंजाब के मोहाली के जीरकपुर में शुक्रवार को एक बिल्डर के ऑफिस पर 2 हथियारबंद बदमाशों ने फायर कर दिए थे और उसके बाद मौके से भाग निकले थे। पंजाब पुलिस लगातार इस मामले की तफ्तीश कर रही है, लेकिन अब तक दोनों ही हमलावरों को लेकर कोई भी सुराग पंजाब पुलिस को नहीं मिल सका है। जो जानकारी सामने आ रही है उसके मुताबिक जीरकपुर में इस बिल्डर का ऑफिस है, जहां पर शुक्रवार की सुबह 11 बजे ताबड़तोड़ फायरिंग की घटना को अंजाम दिया गया था। 2
हथियारबंद बदमाश बाइक से ऑफिस के बाहर आए और ऑफिस पर उन्होंने फायरिंग की थी। इस घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है, जिसमें देखा जा सकता है कि हमलावरों ने 3 राउंड फायर किए। फायरिंग के बाद दोनों हमलावर मौके से फरार हो गए। घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया था, जिसके बाद बिल्डर अमित दुआ ने इस पूरी घटना की जानकारी पंजाब पुलिस को दी और पंजाब पुलिस की टीमों ने मौके पर पहुंचकर पूरे मामले की जांच की है। बताया जा रहा है कि बिल्डर अमित दुआ का आरोप है कि उसे पिछले करीब 1 साल से लगातार जान से मारने की धमकियां दी जा रही थी और 5 करोड़ रुपए की रंगदारी की मांग की जा रही थी। उसके परिवार के सदस्यों को भी व्हाट्सएप कॉल के माध्यम से लगातार डराया धमकाया जा रहा था। इस घटना के सामने आने के बाद तुरंत ही पंजाब पुलिस की टीमें मौके पर पहुंची। मौके पर फोरेंसिक टीमों को बुलाया गया। गोली के खोल भी वहां से बरामद हुए हैं और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर जो आरोपी हैं उनकी पहचान करने का प्रयास किया जा रहा है। लेकिन जो दोनों आरोपी हैं उन्होंने अपने मुंह ढके हुए थे, इसी वजह से उनकी पहचान क्लियर करने में पुलिस को थोड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। साथ ही फायरिंग के पीछे धमकी, प्रॉपर्टी विवाद या कोई आपसी रंजिश का मामला है, इस एंगल पर भी लगातार पंजाब पुलिस तफ्तीश कर रही है। लेकिन इस घटना का जो सीसीटीवी फुटेज है उसमें साफ तौर पे देखा जा सकता है कि बाइक पर 2 हमलावर आते हैं और एक नीचे उतरता है, जबकि एक युवक बाइक पर ही बैठा रहता है और नीचे उतरने वाला युवक पिस्टल निकालकर ऑफिस के ऊपर ताबड़तोड़ 3 से 4 राउंड फायरिंग कर देता है और उसके बाद दोनों हमलावर मौके से भाग निकलते हैं। इस घटना को लेकर जो बिल्डर हैं उन्होंने बताया कि वो रोज़ारियो ग्रुप नाम की कंपनी के एमडी हैं और उनका नाम अमित दुआ है। उन्होंने कहा कि पिछले 1 साल से लगातार उन्हें थ्रेट कॉल्स आ रही हैं। 5 करोड़ की रंगदारी ना देने पर परिवार और उन्हें जान से मारने की धमकियां दी जा रही हैं। इस पूरे मामले को लेकर बिल्डर ने कहा है कि उन्होंने पहले भी पुलिस को इस मामले की शिकायत की थी और रंगदारी के लिए ही उन्हें लगातार डराया धमकाया जा रहा है और उनसे पैसे मांगे जा रहे हैं और पैसा ना देने के एवज़ में उन्हें जान से मारने की धमकियां दी जा रही हैं। उनके परिवार को भी ख़त्म करने की धमकियां दी जा रही हैं। इस पूरे मामले को लेकर ज़ीरकपुर की पंजाब पुलिस की एएसपी गजलप्रीत कौर ने कहा है कि हमें आज सुबह 11 बजे हमले की जानकारी मिली है, जिसके बाद अमित दुआ ने अपनी शिकायत पंजाब पुलिस को दे दी है और उनके ऑफिस पर फायरिंग की घटना का सीसीटीवी फुटेज भी मिल चुका है। और पुलिस को ये जानकारी मिली है कि 2 लोगों ने फायरिंग की है। इस मामले में एफआईआर दर्ज करके पूरे मामले की जांच की जा रही है। पंजाब के लुधियाना में पंजाब पुलिस की स्पेशल टास्क फोर्स ने जब एक गैंगस्टर को पकड़ने का प्रयास किया तो उसने अपनी थार कार को भगा दिया। अपनी गाड़ी को भगाने के दौरान उसने ये भी नहीं देखा कि सामने कोई मौजूद है या नहीं और उसने रेडी लगाने वाले एक युवक को अपनी थार कार से जोरदार टक्कर मार दी। उसके बाद अपनी थार से युवक को करीब 10 मीटर तक घसीटा और बेहद ही बेरहम तरीके से युवक के ऊपर अपनी कार चढ़ाकर गैंगस्टर ने मौके से भागने का प्रयास किया। हालांकि इस घटना का सीसीटीवी फुटेज सामने आया, जिसमें देखा जा सकता है कि जब गैंगस्टर अपनी थार गाड़ी से भागने का प्रयास कर रहा है और रेडी लगाने वाले युवक को कुचल देता है, तो इस दौरान उसके पीछे पंजाब पुलिस की स्पेशल टास्क फोर्स की गाड़ियां भी लगी हुई थी और गैंगस्टर को रोकने का प्रयास कर रही थी। इस पूरी घटना को लेकर जानकारी ये है कि फरीदकोट की स्पेशल टास्क फोर्स की टीम को ये जानकारी मिली थी कि एक नामी गैंगस्टर इस वक्त लुधियाना में मौजूद है, जिसके ऊपर कई मामले दर्ज हैं। जिसके बाद एक पूरा ट्रैप लगाकर इस गैंगस्टर को पकड़ने का प्रयास किया गया और पंजाब पुलिस की टीमों ने इस गैंगस्टर की काले रंग की थार गाड़ी का पीछा करना शुरू कर दिया। जब गैंगस्टर को पता लगा कि पुलिस उसका पीछा कर रही है तो उसने सुंदरनगर इलाके में भागते समय अपनी थार कार से सड़क किनारे रेडी लगाने वाले एक युवक को जोरदार टक्कर मारी, उसे करीब 10 मीटर दूर तक घसीटा और उसके बाद उसी युवक को कुचलते हुए अपनी थार कार लेकर मौके से भागने का प्रयास किया। लेकिन इस दौरान पंजाब पुलिस की टीमों ने भी पीछा जारी रखा और गैंगस्टर को काबू कर लिया। बताया जा रहा है कि घटना के बाद लोगों की भीड़ भी मौके पर जमा हो गई। हादसे में घायल युवक को अस्पताल में दाखिल करवाया गया है, जबकि गैंगस्टर जिसका नाम गुरप्रीत सिंह है उसे गिरफ्तार कर लिया गया है और फरीदकोट ले जाया गया है, जहां पर उसके खिलाफ कई मामले दर्ज हैं। ये घटना 20 अगस्त की है, जिसका वीडियो अब सामने आया है। बताया जा रहा है कि सुंदरनगर इलाके में नारियल बेचने वाला युवक अपनी रेडी के पास खड़ा था, तभी ये गैंगस्टर पुलिस से बचता हुआ अपनी थार कार को लेकर वहां पर पहुंचा और उसने इस रेडी लगाने वाले युवक को बुरी तरह से कुचल दिया। जब ये घटना हुई उस दौरान बताया जा रहा है कि फरीदकोट स्पेशल टास्क फोर्स की 3 गाड़ियां गैंगस्टर गुरप्रीत सिंह की काले रंग की थार का पीछा कर रही थी। खुद को पुलिस से घिरा देखकर उसने
भागने का प्रयास किया और इसी प्रयास के दौरान उसने रेहड़ी लगाने वाले युवक को जोरदार टक्कर मार दी और उसे अपनी थार कार से कुचलता हुआ भागने का प्रयास करने लगा। फिलहाल इस पूरे मामले में बताया जा रहा है कि एसटीएफ की टीमों ने थार कार को चारों तरफ से जब घेर लिया तो उसके बाद गुरप्रीत सिंह ने सरेंडर कर दिया है। बताया जा रहा है कि गुरप्रीत सिंह पर लुधियाना, फरीदकोट और आसपास के ज़िलों में कई मामले दर्ज हैं और फिलहाल पुलिस उससे पूछताछ कर रही है और तमाम उसके जो अन्य साथी जो कि कई आपराधिक वारदात में उसके साथ रहे हैं उनके बारे में भी जानकारी खंगाली जा रही है। हरियाणा के रेवाड़ी में पुरानी रंजिश के चलते 3 युवकों पर जानलेवा हमला किया गया। घटना में 2 युवकों की मौत हो गई जबकि एक अन्य युवक गंभीर रूप से घायल बताया जा रहा है। बताया जा रहा है कि हमलावरों ने पहले बाइक पर जा रहे इन तीनों युवकों पर गाड़ी चढ़ाने का प्रयास किया और जब ये लोग अपनी बाइक से गिर गए तो लाठी डंडों और रोड से भी हमला कर दिया गया। ये घटना रेवाड़ी की इंदिरा गांधी यूनिवर्सिटी के पास की बताई जा रही है। बताया जा रहा है कि यूनिवर्सिटी के नज़दीक ही गोकुलपुर गांव के पास से 3 युवक अपनी बाइक पर जा रहे थे। इसी दौरान कार और बाइक पर सवार कुछ हमलावर पहुंचे और हमलावरों ने पहले अपनी कार से बाइक पर जा रहे 3 युवकों को जोरदार टक्कर मार दी। उसके बाद ये सभी लोग अपनी गाड़ी और बाइक से उतरे और लाठी डंडों और लोहे की रोड के साथ तीनों युवकों की बेरहमी के साथ पिटाई की। इस घटना के बाद तीनों युवकों को अस्पताल पहुंचाया गया तो उनमें से 2 युवकों की मौत हो गई है जबकि एक अन्य युवक गंभीर रूप से घायल बताया जा रहा है। जिन युवकों की मौत हुई है उसमें 22 साल का जतिन और 20 साल का हिमेश शामिल है जबकि एक अन्य युवक जो कि इनके साथ बाइक पर सवार था उसे गंभीर चोटें आई हैं और उसे अस्पताल में दाखिल करवाया गया है। इस घटना को लेकर हरियाणा पुलिस को ये भी जानकारी मिली है कि इन तीनों युवकों का कुछ अन्य युवकों के गुट के साथ पिछले कुछ दिनों से लगातार विवाद चल रहा था। इससे पहले भी कई बार मारपीट की घटनाएं हो चुकी थी और शुक्रवार को भी जब तीनों युवक बाइक से अपने घर से निकले थे, अपनी कंपनी जाने की बात कहकर घर से निकले थे, इसी दौरान हमलावर कार और मोटरसाइकिल पर सवार होकर पहले ही इनका इंतजार कर रहे थे। तीनों को सामने देखते ही पहले कार से जोरदार टक्कर मारी गई और उसके बाद जब तीनों अपनी बाइक से नीचे गिर गए तो उनके ऊपर कार और बाइक पर आए हमलावरों ने लोहे की रॉड डंडों के साथ हमला कर दिया और तीनों को लहूलुहान कर दिया। इस घटना में जब तीनों को अस्पताल पहुंचाया गया तो उनमें से 2 युवकों की मौत हो गई जबकि एक अन्य युवक गंभीर रूप से घायल है। फिलहाल हरियाणा पुलिस गंभीर रूप से घायल युवक के होश में आने का इंतजार कर रही है ताकि उससे आरोपियों को लेकर कोई पुख्ता जानकारी मिल सके। हरियाणा पुलिस का दावा है कि जल्द ही आरोपियों की पहचान करके उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा। ये मामला पुरानी विवाद और रंजिश से जुड़ा था जिसके चलते हमलावरों ने ये हमला किया, लेकिन दिन दहाड़े रेवाड़ी में हुई इस घटना के बाद प्रदेश की कानून व्यवस्था को लेकर लगातार सवाल उठ रहे हैं। हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला से बीजेपी विधायक सुधीर शर्मा से विजिलेंस के द्वारा की जा रही पूछताछ को लेकर हिमाचल प्रदेश की सियासत गर्मा गई है। हिमाचल विधानसभा का मॉनसून सत्र जारी है। ऐसे में सुधीर शर्मा से जो पूछताछ की जा रही है उसको लेकर पूरा मुद्दा लगातार गरमाया हुआ है और विधानसभा में भी इस मुद्दे के उठने की आशंका है। बताया जा रहा है कि सुधीर शर्मा को शिमला में स्थित विजिलेंस हेडक्वार्टर पर पूछताछ के लिए बुलाया गया था, जिसके बाद शुक्रवार की शाम को करीब 4:15 बजे सुधीर शर्मा पूछताछ के लिए पहुंचे और उनसे विजिलेंस ने करीब 1.25 घंटे तक पूछताछ की। जब ये पूछताछ चल रही थी तब सुधीर शर्मा तो अंदर मौजूद थे, लेकिन विजिलेंस हेडक्वार्टर के बाहर बीजेपी के करीब 7 से 8 विधायक और नेता उनका इंतजार करते रहे और जब वो पूछताछ करके बाहर आए तभी ये नेता उनके साथ वापस गए। इस पूरी पूछताछ के बाद सुधीर शर्मा ने कहा है कि ये जो पूरा मामला है उसे आय से अधिक संपत्ति का बताया जा रहा है, लेकिन ये मामला धर्मशाला में दर्ज किया गया है। इस मामले के जो जांच अधिकारी यानी आईओ हैं वो भी धर्मशाला में हैं और दस्तावेज भी उनके पास पहले से ही जमा है। ऐसे में उन्हें समझ नहीं आ रहा कि विधानसभा सत्र के बीच जल्दबाजी में सरकार उन्हें विजिलेंस के सामने बुलाकर क्या साबित करना चाह रही है। सुधीर शर्मा ने कहा कि उन्होंने अपनी संपत्ति से जुड़े जो तमाम दस्तावेज हैं वो विजिलेंस को पहले से ही सौंप दिए हैं और विजिलेंस ने अब भी उनसे जो सवाल किए हैं उसे लेकर उनसे जो भी पूछा गया उन्होंने सब सवालों के जवाब एक बार फिर से विजिलेंस के सामने दिए हैं। इस पूरे मामले को लेकर सुधीर शर्मा ने ये भी सवाल उठाया कि जब विधानसभा का सत्र चल रहा हो तो ऐसे में विजिलेंस के द्वारा किसी विधायक को पूछताछ के लिए बुलाया गया हो, ये अपनी तरह का पहला ऐसा मामला है और इस पूरी कार्यशैली पर सुधीर शर्मा ने सवाल खड़े किए हैं। सुधीर शर्मा ने कहा कि कांग्रेस सरकार विपक्ष की आवाज़ दबाना चाहती है और सेशन में जनता से जुड़े मुद्दे ना उठें, इसी के चलते
उन्हें सेशन के बीच में ही विजिलेंस के सामने पेश होने के लिए कहा गया है। सुधीर शर्मा ने कहा कि आय से अधिक संपत्ति मामले में 3 दिन पहले ही धर्मशाला विजिलेंस कार्यालय में भी उनसे 2.5 घंटे तक पूछताछ हो चुकी थी। ऐसे में एक बार फिर से सत्र के दौरान ही उन्हें शिमला हेडक्वार्टर में बुलाना कई तरह के सवाल खड़े करता है। इस पूरे मामले को लेकर सुधीर शर्मा ने कहा कि वो विधानसभा में भी मुद्दा उठाएंगे कि किस तरह से विपक्ष के विधायकों को विजिलेंस के माध्यम से परेशान करने का काम प्रदेश की सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार के द्वारा किया जा रहा है। विजिलेंस ने जो नोटिस सुधीर शर्मा को दिया है उसमें प्रारंभिक जांच के दौरान अनुपलब्ध और असत्यापित वित्तीय और दस्तावेजी रिकॉर्ड मांगे गए हैं और इनमें शेयरों और प्रतिभूतियों की खरीद, बिक्री और सरेंडर से संबंधित जानकारी भी मांगी गई है। डीमेट खातों, ब्रोकर और ब्रोकर ट्रेल से जुड़े दस्तावेज भी मांगे गए हैं। इसके अलावा अचल संपत्तियों का विवरण, खरीद फरोख्त और बैंकिंग विवरण, वाहनों की खरीद और उनके लिए जो फंड अरेंज किया गया उसकी पूरी जानकारी भी विजिलेंस के द्वारा मांगी गई है। इस पूरे मामले को लेकर लगातार हिमाचल प्रदेश की सियासत गरमाई हुई है। इससे पहले हिमाचल प्रदेश विधानसभा का मॉनसून सत्र शुरू होते ही वंदे मातरम पर काफ़ी हंगामा हुआ था और अब जिस तरह से सत्र के दौरान ही बीजेपी के विधायक सुधीर शर्मा को बुलाकर उनसे पूछताछ की जा रही है, तो ऐसे में पूरी संभावना है कि आने वाले दिनों में इस मुद्दे को लेकर भी सदन का माहौल गरमाया रहेगा। तो ये थी पंजाब, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश की 5 बड़ी खबरें। देश और दुनिया की अन्य तमाम खबरों के लिए TV9 के डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के साथ जुड़े रहें। नमस्कार।